आपनो श्री न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त मेड़ता की बेटी लाडली मुदिता शर्मा यूपीएससी की परीक्षा में चयन होने के बाद पहली बार अपने गांव मेड़ता पहुंचने पर सबसे बड़ी बात है हिंदी मीडियम की एक मेड़ता की जो बेटी है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सबसे अच्छे आज तक के जितने भी जो इंटरव्यू हैं आज तक के जिनमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए भी आपनो सिटी न्यूज चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैडम, आपने यूपीएससी की जो परीक्षाएं दी उसके लिए आपने किस प्रकार की जो कठिन परीक्षाओं को आम व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीजों की मुख्य बातों पर मुख्य बिंदुओं पर आम व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए? मतलब इसमें आम और खास का इस परीक्षा में कुछ भी नहीं है। जो मेहनत करेगा वो अल्टीमेटली खास बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत करें लगातार और उसमें बने रहें। परीक्षा का जो प्रोसेस है उसमें बने रहें और खुद पे विश्वास रखें। आपकी क्या दिनचर्या थी? सुबह उठने के बाद पढ़ने का क्या टाइम था? किस प्रकार क्या व्यवस्थाएं थी? मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा अपनी दिनचर्या रखी। जब मैं जयपुर थी प्रीलिम्स से पहले, तो वो जो लाइब्रेरी थी उसमें नाइट शिफ्ट अवेलेबल नहीं थी, तो मैं सुबह से शाम पढ़ा करती थी, सुबह 9 से रात को 10 बजे तक। उसके बाद जब मुझे ऐसी लाइब्रेरी मिली जिसमें नाइट शिफ्ट अवेलेबल थी, तो मैं फिर शाम से सुबह तक पढ़ा करती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा जो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है उसमें अपने आप को ढालें, ना कि जो उपलब्ध ना है उसके प्रति शिकायत रखें। हर जगह कहा जाता है इंग्लिश का होना अति जरूरी है। आप हिंदी मीडियम के होने के बावजूद आप इस मुकाम पे पहुंचने के पीछे क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो शुद्ध हिंदी माध्यम से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है। मैंने एमबीबीएस में जाने के बाद पहली बार पढ़ाई अंग्रेजी में की थी, लेकिन फिर भी मैंने बाय चॉइस इसमें हिंदी मीडियम लिया था क्योंकि हिंदी भाषा पर मेरी अच्छी पकड़ थी स्कूलिंग की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप हिंदी लिख रहे हो और उसको आप गलत तरीके से लिख रहे हो, मात्राएं गलत लिख रहे हो, अच्छे शब्द नहीं है आपके पास। तो कोई भी एक भाषा जिस पे आप एक अच्छी पकड़ रख सकते हो, आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। मैडम, आपने मेडिकल लाइन में आपने एमबीबीएस करने के बावजूद आप एक लाइन बिल्कुल चेंज करना, इसके पीछे क्या कारण रहा है? ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, ये बहुत थॉटफुल डिसीजन था जो मल्टीफैक्टोरियल इम्पैक्ट की वजह से था। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो मेरे कॉलेज ड्यूरेशन में, जब मैं स्टूडेंट काउंसिल में थी लिटरेरी सेक्रेटरी, उसके दौरान, उसके बाद जब मैंने कई सारे एनजीओज हमारे कॉलेजेस के थे तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरे आसपास की जो समस्याएं मैं देखती थी, ब्यूरोक्रेसी के काम करने का तरीका, मेडिकल समस्याएं, तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिसीजन था। हमने सुना है कि एक बालिका ने आपका सारा डिसीजन बदल दिया। एक ऐसी बालिका जो आपके सामने आई जिसकी आपने आंखों देखने के बाद आपका मन इतना गदगद और इतना परिवर्तन हो गया कि आप यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए आपने तैयारी कर ली, क्या ये सही है? हाँ, ये मतलब जो कई सारी कहानियाँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इसके लिए, उसमें से एक कहानी जो है वो यही है कि मैं जब कॉलेज जाती थी तो वहाँ पे कोने पे एक जूस सेंटर था। तो जो चाबी छल्ले बेचने वाले और जो पेन बेचने वाले बच्चे होते हैं उसमें से एक लड़की थी। तो तब हम धीरे धीरे डायग्नोसिस सीख ही रहे थे, मैं तब फाइनल ईयर में थी। तो उसकी आंखें देख के मैंने उसको बोला था कि बेटा तुम्हें पीलिया हो गया है तो तुम्हें हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। तो उसने बोला कि वो क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि इस तरीके से आप इस हॉस्पिटल में जाइए, इन डॉक्टर को दिखाइए और आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तब हम इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में नहीं थे कि हम पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर दें। तो बाद में अगले दिन मुझे लगा कि मैं उसको ले जाके दिखा दूँ हॉस्पिटल, बट उसके बाद वो लड़की मुझे कभी मिली ही नहीं उस एरिया में। मैंने कई लोगों से पूछा भी, बट किसी को नहीं पता था कि वो कौन थी, क्या थी, कहाँ उसका घर था। तो मैं अक्सर ही कहती हूँ एक लाइटर नोट पे कि वो जो पीली आंखें थी उसकी, तो उसने बड़ा मुझे प्रभावित किया इस डिसीजन के लिए। क्या ये मेड़ता की मीरा तो नहीं थी? जिस प्रकार मीरा ने अपना नाम पूरे विश्व में प्रेम दीवानी के नाम से और मीरा के पुजारी की आप पुत्री होने के साथ साथ उसी प्रकार आप मेड़ता का नया नाम रोशन करने के लिए मीरा तो कहीं नहीं आपके पास वहां नहीं पहुंची इस रूप में? बिल्कुल, मतलब मैं तो मीरा की कहानियाँ सुन के बड़ी हुई हूँ। मेरा तो पूरा बचपन ही मीरा जी के साथ बीता है। तो हो सकता है उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मुझे किया हो। इस तरीके की घटनाओं का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं होता है, बट हाँ, प्रेरणा कहा जा सकता है। आप पहले भी एमबीबीएस करने के बाद सेवा में जब चयनित होने के बाद जो सम्मान आपको मिला, जिस नज़र से लोगों ने देखा और आपकी यूपीएससी में जब आपका चयन हुआ है उसके बाद जिन सम्मानों की जो ढेर लगी है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब दोनों पेशे जो हैं, चाहे डॉक्टरी का पेशा हो चाहे ब्यूरोक्रेसी का, दोनों सम्मानजनक पेशे हैं।
बस ये है कि जो नंबर होता है उसका हमेशा वैल्यू होती है। बहुत लाइटर नोट पे कहा जाता है कि गोल्ड की वैल्यू वर्ल्ड में इसलिए है क्योंकि गोल्ड कम है, अगर पानी कम हो जाएगा तो पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ब्यूरोक्रेट्स का नंबर कम है, उनके पास अथॉरिटेटिव पावर थोड़ी ज़्यादा है, पॉलिसी मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों पेशे समान रूप से सम्मानजनक हैं, लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक बड़े लेवल पे चेंज ला सकती है, इसलिए उनको समाज में ज़्यादा सम्मान कहीं ना कहीं मिलता है। अभी नए बच्चों को तैयारी करने के लिए किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे विशेष अपना फोकस डालना चाहिए जो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके? सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि आप तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्या ये किसी दबाव के तहत आप तैयारी करना चाहते हैं या ये आपके अंदर से आ रहा है? अगर ये आपके अंदर से आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, उस क्यों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये वाई आपके पास नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म में इस प्रिपरेशन को सस्टेन नहीं कर सकते हैं, और अगर सस्टेन कर भी लेंगे तो फिर एक सिग्निफिकेंट चेंज आप नहीं ला सकते हैं। तो उस वाई को ढूंढे, उसके बाद अपनी कैपेसिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं और क्या जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं वो इस सिविल सेवा की डिमांड है या नहीं है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैराथन है, धीरे धीरे गलतियाँ करके सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। युवाओं को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? युवा हमेशा अपने लक्ष्य के जाने के लिए किन चीज़ों पर अपने आप में फोकस डालें? मैं लगातार सभी इंटरव्यू में मैं यही, और जब भी मेरा व्यक्तिगत रूप से भी इंटरेक्शन होता है मैं यही कहती हूँ कि ये जो 3, 4, 5 साल होते हैं हमारे करियर के, ये हमारे आगे आने वाली 30, 40, 50 साल डिसाइड करते हैं। तो अभी मन लगा के खुद पे काम करें, जितना ज़्यादा आप खुद पे अभी वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको कहीं और वर्क करने का मौका मिलेगा। जब भी आपको सर्विस में ज्वाइनिंग मिलती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी से आपका क्या काम होगा कि आप इस चीज़ अब तक आपने दिमाग में ठान रखी है कि जाते ही मुझे इस सबसे बड़ी इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है? सबसे पहले जहाँ पे मुझे सर्विस अलॉट होगी, मैं वहाँ के स्टाफ से ये जानना चाहूँगी कि उस एरिया की सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। क्या कोई ऐसी अनटच्ड प्रॉब्लम है जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, या ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स है जिन पे थोड़ा कम काम किया गया और अभी संभावना है काम करने की। तो मेरा जो भी काम करने का तरीका होगा वो प्योरली ग्राउंड जो बेस्ड रियलिटीज़ होगी उसके फीडबैक पे बेसिस होगा। ये थे मुदिता शर्मा, मेड़ता की लाडली बेटी, जो यूपीएससी में 381 नंबर पर चयनित हुई है। और इन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई है कि एक मेड़ता की बेटी मीरा, जो प्रेम दीवानी के नाम से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई थी, पर आज ये एक मेड़ता की पहली बेटी है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में इन्होंने अपने आप में 381 पर चयनित होकर अपने आप में अलग पहचान बनाई है। और आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।